हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। आज के इस क्लास के अंदर आप स्टूडेंट को मैं सेट पेपर 1 का पार्ट 3 कराने वाला हूँ। सेट पेपर 1 का पार्ट 3 कराने वाला हूँ। तो मैंने पार्ट 1 के अंदर आपको मैं सारे आपके एमसी क्वेश्चन कंप्लीट करा देते। पार्ट 2 के अंदर आपको मैंने आपके 18 क्वेश्चन से लेकर के 24 क्वेश्चन मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया था। आज की इस क्लास के अंदर 25 से लेकर के आपको 28 क्वेश्चन था और प्लस में आपके मैप वाला था, प्लस में आपका मैप दोनों मुझे कंप्लीट कराना है। तो आज की इस क्लास में अब हम सारे सारे इंपॉर्टेंट जो आपके 5 नंबर वाले को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको मैं कराने वाला हूं। तो आपको ये वाला वीडियो क्यों देखना चाहिए शुरू से एंड तक पूरा, क्योंकि आपको मैं इस वाली क्लास के अंदर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन कराने वाला हूं। ठीक है, तो इसलिए आप स्टूडेंट को इस वाले वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा जरूर देखना चाहिए और इससे पहले के पार्ट्स भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जिनके जो क्वेश्चन आपको जो ये मैं क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ, इस क्वेश्चन पेपर में से जितने भी क्वेश्चन है उनके आने की संभावना आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको मैं ये वाला क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ। तो लेट्स डू इट, बिना किसी देरी के अपनी क्लास को शुरू करते हैं। शुरू से एंड तक पूरा वीडियो को जरूर देखना। चलो करते हैं। तो हमने पिछली क्लास के अंदर में 24 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था, हमारे को 25 से क्वेश्चन हमारे को स्टार्ट करना था। ठीक है, चलो करते हैं। और अभी क्लास को आगे बढ़ने से पहले आपसे स्टूडेंट ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ब्लैक बटन कॉल पे सेट कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहता हूँ। तो आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करोगे तो मैं आपके लिए और मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहूंगा, तो इसलिए फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट भी जरूर करना। 25 क्वेश्चन हमारा महाद्वीपीय विस्थापन। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के समर्थन में प्रस्तुत प्रमाणों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन, महाद्वीपीय विस्थापन का मतलब समझे, महाद्वीप विस्थापन। जैसे कि हमारे पहले क्या था ना, हमारा जो पहले हमारा था ना, जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे महाद्वीप टोटल कितने हैं, 6 या 7 है। 6 है के राउंड है। ठीक है, 6 या 7 है, कंफर्म मुझे संख्या याद नहीं है। ठीक है, कम मुझे जहां तक एक्यूरेट लगा 6 है। ठीक है, तो महाद्वीप है। तो ये सबसे पहले जो 6 के 6 जो अलग अलग महाद्वीप हो गए ना अब। ठीक है, पहले ना एक ही क्षेत्र के क्या थे, हिस्सा थे। पहले एक ही क्षेत्र के हिस्सा थे, फिर वहां पर भूकंप आने के कारण या कुछ कारणों के कारण वह सभी के सभी अलग अलग हो गए, सभी के सभी अलग अलग बढ़ गए। ठीक है, तो यही हमारे को ये बताना है कि भाई जो हमारे जो पहले जो हमारे सारे सारे महाद्वीप थे एक पहले साथ में जुड़े हुए थे, उनके अंदर में विस्थापन का मतलब क्या होता है, अलग होना। क्या होना, अलग होना। वह अलग हो गए तो उसी का जो अलग हुआ है, पहले एक जैसे ही थे तो उसके प्रमाण हमारे को देने हैं। पहले जो हमारे एक ही थे, पहले एक ही भूपट्टी के हिस्सा थे, भूखंड के हिस्सा थे, तो उसके हमारे को प्रमाण प्रूफ देना है। ठीक है, चलो करते हैं। तो क्या क्या प्रूफ है, बहुत सारे प्रूफ है, जिसमें से हमारे को 5 नंबर क्वेश्चन था, 5 पॉइंट लिखना जरूरी है, ध्यान रखना। पहला पॉइंट हम लिखेंगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जिसे गलफेड बैगनर ने 1912 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, यह बताता है कि महाद्वीप कभी एक विशाल भूखंड का हिस्सा था। जैसे कि मैंने बोला ना, सबके सब अभी 6 महाद्वीप हमारे टोटल हैं, तो सबके सब पहले ना एक ही महाद्वीप के हिस्सा हुआ करते थे। ठीक है, और समय के साथ अलग हो गए, समय के साथ वह क्या हो गए, अलग हो गए। पहले ये पॉइंट लिखेंगे। सेकंड हम लिखेंगे उपमहाद्वीपों। ठीक है, उपमहाद्वीपों में समानता। ठीक है, उपमहाद्वीपों में समानता, जैसे कि हमारे दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के तट एक दूसरे में पहेली के एक ही, ठीक है, एक यहाँ पे लिखे, एक और एक चीज वर्ड छोड़ देना, एक ही पहेली के टुकड़ों की तरह बिल्कुल सटीक बैठते हैं। ठीक है, मतलब कि दोनों दोनों एक जैसे, उनके तट क्या है, दोनों के एक जैसे ही हैं। ठीक है, जो उनके कभी जुड़ने का संकेत देता है। ये हो गया एक प्रमाण, इसका ही हो गया। ठीक है, प्रमाण ही हो गया, प्रूफ ही हो गया। सेकंड पर थर्ड प्रूफ है चट्टानों और संरचनाओं में समानता। महासागरों के पार समान आयु प्रकार की चट्टानें पाई गई हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए हमारा ब्राजील हो गया, अभी रख, उदाहरण के लिए हमारा हो गया, उदाहरण के लिए ब्राजील तट से प्राप्त, अभी ले जाऊंगा मैं, नहीं खाऊंगा मैं, अभी बहुत टाइम लगेगा, 20-25 मिनट लग जाएगा। उदाहरण के लिए हमारा ब्राजील तट से प्राप्त हमारा 20 करोड़ वर्ष पुरानी प्राचीन चट्टानों की पट्टी पश्चिमी अफ्रीका की चट्टानों से मेल खाती है। तो ये उदाहरण हो गया, ये प्रूफ हो गया। फोर्थ हमारा प्रूफ है जीवाश्मों का वितरण। ठीक है, तो विभिन्न महासागरों, विभिन्न महाद्वीपों में पाए जाने वाले समान जीवाश्म, जैसे कि हमारे हो गए मेसोसोरस, यह दर्शाते हैं कि इन क्षेत्रों के बीच कभी एक भूमि संपर्क था। ठीक है, क्योंकि ये जीव इतने बड़े महासागर को तैरकर पार नहीं कर सकते थे। ठीक है, दोनों हिस्सों में एक ही प्रकार के मेसोसोरस के उनकी हड्डियां पाई जा रही, जीवाश्म पाया जा रहा है। तो एक ही स्थान होने का संकेत कर रहा है ना। वो फिफ्थ हम लिख सकते हैं, भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका में हिम नदीय, ठीक है, हिम नदीय निक्षेप पाए जाते हैं, जो इंगित करते हैं कि यह भूभाग कभी दक्षिण ध्रुव के पास एक साथ जुड़े हुए थे। तो ये 6 पॉइंट आप ये लिख सकते हो।
ठीक है, 6 में से कोई भी बेस्ट 5 पॉइंट जो भी आपको याद हो जाए वह आप प्रूफ में लिख सकते हो उसके अंदर में। आगे करते हैं, हमारे सामने में नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का, दोनों में से कोई एक का आंसर देना हमारे को। देखो ठीक है, पूरा चुंबकीय अध्ययन ने सागरीय अर्धस्थल के विस्तार सिद्धांत का समर्थन किस प्रकार किया उदाहरण से समझाइए। मतलब कि पूरा देखो, पूरा चुंबकीय अध्ययन, ये पूरा चुंबकीय अध्ययन क्या है वह समझ लो पहले। पूरा चुंबकीय अध्ययन पहले क्या है वह आपको मैं समझाऊंगा। पूरा चुंबकीय अध्ययन मतलब कि पृथ्वी की जो चुंबकीय चुंबकीय क्या बोलते हैं गुण, पृथ्वी का जो चुंबकीय गुण हैगा, ठीक है, तो गुण ने पृथ्वी का चुंबकीय गुण के अध्ययन ने, ठीक है, सागरीय अर्धस्थल, सागरीय अर्धस्थल मतलब सागर के अंदर में क्या है हमारा सागरीय अर्धस्थल, मतलब सागर का जो स्थल हैगा, ठीक है, उसका विस्तार, ठीक है, के विस्तार का सिद्धांत, मतलब कि जो सागर का जो स्थल है ना उसका विस्तार होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। सागर का जो हमारा पानी होता है, पानी के नीचे में भी तो हमारा स्थल है ना, सागर के स्थल हुआ, तो निरंतर वह क्या कर रहा है ना, बढ़ रहा है। तो उसी के सिद्धांत का समर्थन किस प्रकार किया है, मतलब चुंबकीय अध्ययन ने सागर का जो अर्धस्थल लगा, अर्धस्थल वाला तल वाला भाग वह बढ़ रहेगा, तो उसके बाद उसका समर्थन किया, मैं बढ़ रहा है, निरंतर में बढ़ रहा है, तो उसका समर्थन किया इस चीज ने, तो उदाहरण सहित हमारे को समझाना है। ठीक है, तो सबसे पहले पूरा चुंबकीय अध्ययन क्या होता है, तो उसको मैं समझाता हूँ, बट लिखना नहीं है आपको, ठीक है, ध्यान रखना। तो चलो करते हैं, जस्ट 1 सेकंड प्लीज। जोड़ा नहीं क्या मैंने, 1 सेकंड मुझे ना, पीडीएफ लेके, अब पीडीएफ खोला नहीं है, ऊपर नहीं किया, सॉरी। जस्ट 1 सेकंड प्लीज 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 प्लीज। क्या हो गया ऐसे, ठीक, ओके, बस ओपन हो ही गया। यस हो गया, जस्ट 1 सेकंड प्लीज 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 प्लीज, आ गया, ठीक है। ये देखो क्या चीज है, मैं समझाता हूँ, ये देख लो, पहले समझ लो चीज को, फिर बच्चे काफी सारे कंफ्यूज रहते हैं ना इन चीजों में, समझ में नहीं आ रहा। देखो पूरा चुंबकीय अध्ययन, ठीक है, जैसे कि चट्टानों, अवसादों या पुरातात्विक वस्तुओं में संरक्षित पृथ्वी के प्राचीन चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन है। मतलब कि जो भी हमारा जो, मैं कुल मिलाकर बात ऐसी है कि जो हमारा पृथ्वी का जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है ना का अध्ययन है। जो पूरा हमारा क्या था, पूरा चुंबकीय अध्ययन क्या करता है, हमारा पृथ्वी के अंदर में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसका अध्ययन करता है। ठीक है, तो बस ये हो गया। और यह विज्ञान की वह शाखा है जो भूविज्ञानिकों को चट्टानों के निर्माण के समय की चुंबकीय दिशाओं और चुंबकीय ध्रुवीयताओं को समझने में मदद करती है। मैं उस समय पे चट्टान का निर्माण हो रहा था भाई, उसका चुंबकीय दिशा क्या था, ध्रुवीयता क्या था, ध्रुव पे कौन सा नॉर्थ पोल था या साउथ पोल था। एंड इस अध्ययन का प्रयोग महाद्वीपीय बहाव, प्लेट विवर्तनिकी एंड और चट्टानों की आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका इन सब चीजों का उपयोग किया जाता है, इसके चुंबकीय अध्ययन का उपयोग, ये इन सबसे फायदा मिलता है। आगे बात करता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है हमारा, देख लो, जैसे पिक्चर देख लो आपसे सुनकर, पृथ्वी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है। जैसे कि ये देखो, हमारे आपको पता है ये क्या होता है, नीचे वाला नॉर्थ पोल होता है, ऊपर वाला साउथ पोल होता है। ठीक है, ठीक है, बात करते हैं, और इसके अंदर में चुंबकीय फील्ड, जैसे चुंबकीय क्षेत्र आपने देखा होगा, ये छड़ चुंबक बोलते हैं इसको, ये हमारे का छड़ चुंबक है। तो ये चीज जो मेरा है ये चुंबकीय क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, और ये आपका, और ये उल्टा लिखा पड़ा हुआ है, ध्यान रखना, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, ये ऐसे है, और ऊपर में क्या आपका एन है, ऊपर में एन है, यहाँ पर ऐसे, ध्यान रखना। तो ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है, और हमारा मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल हो गया ये, और मैग्नेटिक हमारा चुंबकीय हमारा साउथ साउथ दिशा हो गया ये चीज। ठीक है, तो चुंबक के अंदर में आप लोग कई सारे बच्चों को शायद ना पता हो कि चुंबक, हमारी पृथ्वी भी एक तरह का चुंबक ही है। ठीक है, करते हैं आगे, बात करते हैं, और क्या हमारा क्या था, सागरीय अर्धस्थल। सागरीय अर्धस्थल मतलब कि देखो यहाँ पर, सागरीय अर्धस्थल महासागरों के नीचे स्थित पृथ्वी की सबसे निचली परत होती है, जो अत्यधिक उबड़ खाबड़ जटिल भू आकृति पर्वत गत मैदान से बनी होती है। ठीक है, तो अर्धस्थल इसे कहते हैं बस। ठीक है, आप क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आप क्वेश्चन के आंसर को करते हैं। ठीक है, तो देखो, तो हमारा पहला हम पॉइंट लिखेंगे, पूरा चुंबकीय अध्ययनों ने ठीक है, मध्य महासागरीय कटकों के दोनों ओर
चुंबकीय चट्टानों की समिति में आकृति हो गया, पट्टियां, और उनकी बढ़ती आयु का पता लगाकर सागरीय विस्तार सिद्धांत की पुष्टि की है। ठीक है, चुंबकीय ने भाई अध्ययन करके वहां पर हमारे जो मध्य महासागरीय कटक के जो चुंबकीय चट्टाने हैंगी, ठीक है, उनकी बढ़ती आयु को पता लगा करके सागरीय जो विस्तार, सागर का जो विस्तार हो रहेगा उसका अध्ययन पुष्टि की है। आगे करते हैं और सेकंड हमारा लिखेंगे चुंबकीय धाराएं। मध्य सागरीय कटकों के साथ बेसाल्ट चट्टानों में चुंबकीय खनिजों ने पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्ज किया है, ये हम लिखेंगे। एंड कटक के दोनों तरफ एक ही समय में बनी समान चुंबकीय गुणों वाली चट्टानों की पट्टियां, ठीक है, पट्टियां पाई गई हैं, जो ये दर्शाती है कि कटक ही नवीन परत का केंद्र है। कटक ही मेन क्या हैगा, अपना मेन अंग है, जिससे कि वह सारे दोनों जो हमारे अलग अलग हिस्से हैं वह बने हैं। आगे तो फोर्थ हम लिख सकते हैं पुरातत्व, ठीक है, पूरा चुंबक तत्व ने प्रमाणित किया है कि कटकों के सबसे पास की चट्टानें नवीनतम है, और जैसे जैसे हम दूर जाते हैं वैसे चट्टानों की आयु बढ़ती है। एंड हमारा फिफ्थ, हमारा लास्ट पॉइंट है हमारा, अटलांटिक महासागर में मध्य अटलांटिक कटक के अध्ययन से यह साक्ष्य मेरा प्रूफ मिला कि कटक से समान दूरी पर समान आयु चुंबकीय ध्रुव वाली पट्टियां पाई जाती है, जो बताती है कि महासागरीय तल का लगातार चौड़ा हो रहा है। मतलब महासागरीय तल मान के चलो ये चीज है, तो इसकी जो परत है ना, इसकी परत लगातार मोटी होते जा रही है। ठीक है, और किसके कारण हो रहा है, महासागरीय जो कटक सब होते हैं, महासागर के हमारे में बहुत सारे पर्वत होते हैं, ठीक है, पर्वत हो गया, चट्टान हो गए, सबका टूटने के कारण उससे इसका लगातार विस्तार होते जा रहा है। ठीक है, ये चीज है बस। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में 26 है। 26 रहेगा, परिस्थितिकीय, ठीक है, परिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने में वन्य जीव संरक्षण का महत्व स्पष्ट कीजिए। परिस्थितिकीय इकोसिस्टम संतुलन, ठीक है, इकोसिस्टम संतुलन, परिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के मतलब वन्य जीव संरक्षण, मतलब वन्य जीव जितने वन के जितने भी जीव है उसको संरक्षण बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखो आपको पता होगा कि परितंत्र जो होता है, परितंत्र के अंदर में हमारा, परितंत्र के अंदर में सभी के परितंत्र कैसे बनता है हमारा, सभी के सभी हमारा वन हो गया, ठीक है, वन हो गया, जीव हो गया, और हमारा भौतिक वस्तुएं हो गए, भौतिक वस्तु पर्वत हो गया, पर्वत पेड़ पर्वत हो गया, ठीक है, पर्वत चट्टान, ये सब चीजें, तो ये सब मिल करके, ये तीनों मिल करके क्या बनाते हैं, हमारा परितंत्र इकोसिस्टम बनाते हैं। ठीक है, अगर इकोसिस्टम में के अंदर में तीनों में से किसी को भी कुछ हो गया ना, तो बस समझ लो कि हमारा जो पूरा एक परिस्थिति के संतुलन है ना, वह हमारा बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो बस वही वन्य जीव जो मेरे हैंगे, ये जो मेरे वन्य जीव हैंगे मेरे, कैसे महत्वपूर्ण कैसे हैंगे, वह हमारे को बताना है। तो चलो करते हैं, उदाहरण दे के बताना है, करते हैं। तो पहले मैं परिस्थितिकीय संतुलन का अर्थ, एक पॉइंट आप इसको यहाँ से, अब इसको अर्थ लिख दोगे तो यहाँ से एक नंबर मिल जाएगा आपको, तो अर्थ लिख देना। तो अर्थ की बात करें, सजीवों जैसे कि हमारे मनुष्य, पौधों, जानवरों और उनके निर्जीवी पर्यावरण जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी के बीच एक स्थिर असामंजस्य पूर्ण स्थिति है। ठीक है, अब परिस्थितिकीय संतुलन क्या है हमारा, जैसे कि ये दो हमारे ये सजीव है हमारे, और ये हमारे क्या आएंगे, ये मेरे निर्जीव है, ठीक है, के बीच स्थिर क्या है, एक स्थिर सामंजस्य पूर्ण स्थिति है, मतलब कि दोनों के बीच में क्या बराबर है, जैसे कि तराजू का तोला होता है कि भाई दोनों तरफ क्या है कि मेरे, इस तरफ भी मेरा 1 किलो का वाट है, इस तरफ भी मेरा 1 किलो का वाट है, तो दोनों के दोनों मेरे क्या बराबर है। अगर दोनों इधर ऊपर नीचे हो जाएंगे ना, कम ज्यादा हो जाएगा ना, तो परिस्थितिकीय संतुलन क्या हो जाएगा आपका, बिगड़ जाएगा, ये चीज। आगे करते हैं, वन्य जीव संरक्षण का महत्व क्या है हमारे को करना, हमारे को वन के जीवों का जैसे कि संरक्षण करना क्यों जरूरी है भाई, देखो जैसे कि सेकंड हम लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे, खाद्य श्रृंखला में स्थिरता, ठीक है, खाद्य श्रृंखला में भाई स्थिरता रखने के लिए हमारे वन्य जीव का संरक्षण करना जरूरी है। अब खाद्य श्रृंखला क्या होता है, इसका मतलब ये है कि भाई देखो जितने भी हमारे जीव जंतु होते हैं, सभी के सभी एक दूसरे पे अपने भोजन के लिए क्या है, निर्भर है, तो उसी को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, तो देखो वन जीवों की प्रत्येक प्रजाति, ठीक है, वन जीवों की प्रत्येक प्रजाति का खाद्य श्रृंखला में एक विशेष स्थान होता है। ठीक है, वन जीवी की प्रत्येक प्रजाति का खाद्य श्रृंखला में एक विशेष स्थान होता है। एक भी प्रजाति के विलुप्त होने से पूरा प्राकृतिक तंत्र बाधित हो सकता है, मतलब खराब हो सकता है, नष्ट हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हमारा, मैं एक एग्जांपल पर एक खास श्रृंखला का एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि मेरा घास हो गया, घास को कौन खाएगा, हिरन खाएगा, हिरन को कौन खाएगा मेरा, हिरन को कौन खाएगा मेरा, शेर खाएगा। ठीक है, अब शेर को कौन खा सकता है, शेर को मेरा चील खा सकता है, या तो चील खा सकता है। तो ये क्या बना है ना, ये इसको हम क्या बोलते हैं, खास, आपने क्लास 10th के अंदर पढ़ा होगा, इसी को खास श्रृंखला कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। ठीक है, आगे करते हैं, सेकंड हमारा है, एक सेकंड हो जाना, बिल्कुल नहीं रहा यार, ये क्या हो गया ऐसे, जस्ट 1 सेकंड प्लीज। एक सेकंड हो जाना।
साफ कर दो रहे उसको। ठीक। ठीक है, देखो सेकंड पॉइंट, आप सेकंड पॉइंट लिखेंगे। ये पढ़ा दिया। थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे। थर्ड पॉइंट, जैव विविधता का संरक्षण। ठीक है, जैव विविधता संरक्षण करने के लिए हमारे को वन्य जीव संरक्षण इंपॉर्टेंट है। तो वन्य जीव विविधता, ठीक है, विविधता परिवहन को स्वस्थ और लचीला बनाए रखती है, जो प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में मदद करती है। ठीक है, तो ये हमारे क्या वन्य जीव, जो हमारे वन्य जीव होते हैं विविधता, ठीक है, वन्य जीव विविधता, जो हमारे वन्य जीव मतलब कि जीवों के अंदर जो विविधता मेरा रहेगा, अलग तरह के जीव सब रहेंगे, जिससे परिवहन को स्वस्थ, परिवहन क्या रहेगा हमारा, स्वस्थ रहेगा, लचीला बनाए रखेगा। ठीक है, और जो प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में मदद करेगा, प्राकृतिक जो आपदा होता है उससे निपटने में ये सब मदद भी करते हैं हमारे जीव। ठीक है, आगे करते हैं, फोर्थ हमारे लिखेंगे पारिस्थितिकीय सेवाएं। वन्य जीव, जैसे कि वन्य जीव जो हमारे होता है, परागन हो गया, ठीक है, बीजों के प्रसार हो गया, और कीट नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो कृषि और वनों के विकास के लिए जरूरी है, इसलिए हमारे को संरक्षण जरूरी है। फिफ्थ हम लिख सकते हैं जलवायु नियंत्रण के लिए वन हो गया, और जंगली जीव कार्बन, ठीक है, कार्बन सिंक होते हैं, हमारे कार्बन को ऑब्जॉर्ब करने वाले होते हैं, के कार्य करते हैं, जो बढ़ते वैश्वीकरण, ठीक है, वैश्विक तापमान को नियंत्रित करने में सहायक है। तो ये फिफ्थ पॉइंट आप लिख सकते हो, ये छठा पॉइंट ये है, जो भी आपको बेस्ट 5 पॉइंट लगे वो है आप लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में 27 है, ब्रह उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, ब्रह उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में अंतर लिखना है। ठीक है, चलो करते हैं। चक्रवात का मतलब समझते हो ना, जो हमारा क्या बोलते हैं, स्टोम, स्टोम बोलते हैं, स्टोन होता है, क्या वो चीज होता है यार, मुझे ये याद नहीं आ रहा। चक्रवात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जो गोल गोल सा, बड़ा सा गोल गोल सा जो आता है, आंधी जैसा जो होता है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, कमेंट करना, फटाफट से कमेंट करो यार, मुझे नाम याद नहीं आ रहा बिल्कुल भी। चलो करते हैं। रुक जाओ, एक और क्वेश्चन तो बच ही गया ना मेरा, तो अभी एक और क्वेश्चन तो हमारा बच ही गया। अभी तो हमने एक क्वेश्चन अभी किया ही नहीं। ये वाला बच रहा है ना हमारा, तो अभी रुक जाओ, भी करते हैं, इसको भी करते हैं, इसको भी करते हैं। एक सेकंड रुक जाओ, इसको क्या हो गया यार। साफ को नहीं कर रहा यार ये। रुक जाओ, हो गया बस साफ। ठीक है, इतने में काम चल जाएगा। चलो 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 जी, चलो जी, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इसी का अथवा वाला क्वेश्चन, दोनों में से कोई एक का आंसर देना हमारे को। तो भारत में वन्य जीव संरक्षण हेतु अपनाई गई 3 प्रमुख नीतियों का वर्णन कीजिए। भारत में वन्य जीव संरक्षण मतलब जीवों को बचाने के लिए, जितने भी हमारे पशु सब रहेंगे उनको बचाने के लिए, जानवरों को बचाने के लिए कई सारे रणनीति मतलब कई सारी योजनाएं बनाई गई है, उसके बारे में हमारे को बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका देखो, पहले हमारे लिखेंगे, भारत सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, अभयारण्य और बायोस्फीयर जब स्थापित किए हैं, जो जंगली जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में रहने की जगह प्रदान करते हैं। ठीक है, आगे करते हैं। सेकंड है उनका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। यह एक व्यापक कानूनी ढांचा है, जो लुप्तप्राय प्रजाति के शिकार और व्यापार और उनके आवास को नष्ट करने पर लगाता है कड़ा प्रतिबंध लगाता है। आगे सेकंड हमारा, थर्ड हम लिखेंगे, संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाने के लिए विशेष पहल, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड चलाई जा से रही है, जो उनके आवास आबादी को बहाल करती है, मतलब बढ़ाती है। आगे करते हैं, फोर्थ हम लिख सकते हैं, वन्य जीवों की रक्षा के लिए वन विभाग द्वारा ड्रोन, तकनीकी उपकरण और गश्ती टीमों, ठीक है, गश्ती टीमों का मतलब बार बार हर एक अपने इलाकों में जांच पड़ताल करने वाले टीमों का उपयोग करके अवैध शिकार और व्यापार पर नजर रखी जा रही है। एंड फिफ्थ हम लिख सकते हैं, स्थानीय समुदायों को वन प्रबंधन में शामिल करना और वनों के महत्व के बारे में जनता को शिक्षित करना, जिससे संघर्ष कम हो और संरक्षण को समर्थन मिले। तो ये सब सरकार क्या कर रही है, ये सब योजना बना रही है, जैसे कि वन्यजीव संरक्षण हो। एंड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27, चलो ये तो हमने पढ़ ही लिया था, इसको करते हैं। देखो हमारा पहला हैगा उष्णकटिबंधीय उत्पत्ति का स्थान, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ बनता है, और ब्रहा जो हमारा हैगा, ब्रहा वाला, ठीक है, ब्रहा चक्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ बनता है देखो। तो उष्णकटिबंधीय, सिर्फ उष्णकटिबंधीय चक्रवात, हमारा चक्रवात केवल कर्क और मकर रेखा के बीच गर्म महासागरों में पर बनता है। ठीक है, ब्रहा हमारा उष्णकटिबंधीय चक्रवात मध्य अक्षांशों हमारा 30 डिग्री से 60 डिग्री में बनते हैं, और समुद्र वैश तल दोनों पे आ सकते हैं। ठीक है, सेकंड बात क्या, ऊर्जा का स्रोत।
उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऊर्जा महासागर के गर्म पानी से मिलने वाली गुप्त ऊष्मा से मिलती है। बाह्य उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को गर्म और ठंडी वायु राशि के बीच तापीय अंतर से ऊर्जा प्राप्त होती है। मतलब कि गर्म हो गया, गर्म जलधारा होता है, गर्म वायु होता है, ठंडी वायु होता है, दोनों के बीच का जो तापमान का जो अंतर होता है उससे उसको ऊर्जा मिलती है। तो ठीक है, आगे करते हैं। अब बात करते हैं संरचना। इसका कोर, अंदर का जो कोर कैसा होता है वह देखते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का जो केंद्र होता है कोर गर्म होता है, जबकि प्रवाह चक्रवात का क्या होता है, ठंडा होता है। फोर्थ हमारा आकार और विस्तार की बात करते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात तुलना में छोटे और कम प्रभावशाली होते हैं, और जबकि प्रवाह जो हमारा उष्णकटिबंधीय चक्रवात बहुत विशाल विशाल क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं, मतलब कि बहुत बड़े होते हैं। ठीक है। एंड फिफ्थ हमारा दिशा की बात करते हैं। उष्णकटिबंधीय आमतौर पर पूर्व से पश्चिम की ओर, और ब्राहा चक्रवात हमारा पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। ठीक है। एंड सिक्स हमारा ये हम लिख सकते हैं। ठीक है। तो कोई भी बेस्ट पॉइंट आपको 5 पॉइंट याद हो जाए। सभी के सभी पॉइंट्स, पहली बात तो जितने पॉइंट्स आपको हम कराओ सारे के सारे सिंपल सिंपल है। इससे और आपको सिंपल ना, आपको मैं बोलूँ ना कितने परसेंट होगा, 1% ही मिल पाएगा। जितने में हर एक क्वेश्चन का आंसर जो आपको मैं कराता हूँ ना, 0.1% ही आपको कहीं और पे मिल पाएगा कि भाई इतना आसान हो। वरना तो हर एक का भाई, हर एक का इजी लेवल है, हर एक क्वेश्चन का इजी लेवल है, इससे आसान होगा और कहीं आंसर मिल ही नहीं सकता। ठीक है। आगे करते हैं 28 है हमारा, मानसून पवनों की दिशा का उत्क्रमण है। ठीक है, मानसून पवनों का पवनों, ठीक है, मानसून पवनों की दिशा का उत्क्रमण है, इस कथन की व्याख्या करना है हमारे को। ये मानसून पवनों की दिशा का उत्क्रमण ये है क्या चीज, वह समझ लो पहले क्या चीज है, फिर इसके बारे में आंसर करते हैं। पहले जो इसका अर्थ है देखो, ऋतुओं के अनुसार इन पवनों की दिशा पूरी तरह बदल जाती है। तो जो स्थल और जल के असमान रूप से गर्म व ठंडे होने के कारण होता है। जो हमारा क्या स्थल और गर्म के, हमारा स्थल और जल के आसमान के ठंडे होने से, मतलब करने का मतलब क्या है, यहाँ पर मानसून पवनों की दिशा का बदलना, मानसून पवनों की दिशा का बदलना क्यों होता है हमारे को बताना है, वह हमारे को बताना है। ठीक है, दिशा का बदलाव क्यों होता है, बस इतना बताना है। पहला इसका अर्थ है कि ऋतु के अनुसार इन पवनों की दिशा पूरी तरह बदल जाती है। अलग ऋतु में, गर्मी के अंदर में इसकी दिशा अलग होगी, ठंडी के अंदर में अलग दिशा होगी। ठीक है। एंड जो स्थल और जल के असमान रूप से गर्म व ठंडे होने के कारण होता है, जो हमारे क्या है, जो स्थल और जल के असमान, ठीक है, रूप से ठंड, गर्म और ठंडे होने के कारण होता है। सेकंड हम लिखेंगे, ग्रीष्म काल में यह समुद्र से स्थल की ओर, ठीक है, दक्षिण पश्चिम, और शीतकाल में स्थल से समुद्र की ओर चलती है। मतलब कि हमारे को जो तापमान वायु की दिशा में परिवर्तन होता है उसके बारे में हमारे को पूरा डिटेल में बताना है, बस वही चीज है। अब ग्रीष्म काल में लिखते हैं हम, ग्रीष्म काल, ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, अब इतना हम 2 पॉइंट हमने लिख दिया। अब हम ग्रीष्म ऋतु की बात करेंगे। ठीक है, देखो, ग्रीष्म ऋतु गर्मियों के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप आसपास के महासागरों की तुलना में अधिक तेजी से गर्म होता है, जिससे भूमि पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है। ठीक है। एंड हम लिखेंगे समुद्री अपक्षेप। ठीक है, समुद्र अपेक्षाकृत ठंडा रहता है, जिससे समुद्र के ऊपर उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है। और लिखेंगे हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की वाले क्षेत्र की ओर चलती है, इसलिए समुद्र से नमी वाली हवाएं भूमि की ओर बहती है, जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून हम लिखेंगे, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए हमारे को यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना पड़ेगा, सिंपल सा आएगा। आगे की बात करेंगे, अब हमारा है शीत ऋतु की बात करते हैं, उल्टा हम बात करते हैं। ठीक है, सर्दियों में स्थिति उल्टा उल्टा ठीक है, उलट जाती है। भूमि समुद्र की तुलना में तेजी से ठंडी हो जाती है, जिससे भूमि पर उच्च दबाव और समुद्र पर निम्न दबाव का क्षेत्र बनता है। परिणाम स्वरूप हवाएं भूमि से समुद्र की ओर बहने लगती है, और उत्तर पूर्व मानसून, जिससे पवनों की दिशा में मौसमी उत्क्रमण, मतलब कि पलटना होता है। बस ये हमारे को लिखना है, मतलब कि मानसून की पवनें जो होती है हमारी, इसका बदलाव मानसून की हवाओं का जो होता है मेरा, ठीक है, मानसून की पवनों, मानसून की जो हवाओं का दिशा का बदलाव कैसे कैसे होता है वह हमारे को लिखना है। ठीक है, उसके पीछे कारण क्या होता है, अर्थ क्या है, कारण क्या है। फिर हमारे गर्मी के अंदर में हवा, ग्रीष्म ऋतु के अंदर में हमारा जो मानसूनी पवनें होते हैं कहाँ से कहाँ कौन सी दिशा में जाती है। फिर हमारा शीत ऋतु के अंदर में पवनें जो होती है कहाँ से कहाँ जाती है, वह हमारे को लिखना है, बस इतना। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन आएगा इसका, भारतीय, ठीक है, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की विशेषता वर्णन कीजिए। भारतीय जलवायु को, ठीक है, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, चलो करते हैं। तो हमारा इसमें पहला जो मेरा आता है, हमारा अक्षांश आता है। ठीक है, जो मेरा अक्षांश है ना, अक्षांश मेरे किसमें, मेरे कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, अक्षांश रेखा हमारे कौन सा, हमारा कर्क रेखा, एक अक्षांश रेखा है। तो हमारा जो कर्क रेखा है ना, भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जिससे देश का दक्षिण भाग उष्णकटिबंधीय और उत्तरी भाग उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बन जाता है। मतलब कि देश को भाई दो हिस्से, दो अलग अलग मानसून वाले हिस्से में डिवाइड कर देता है कर्क रेखा। ठीक है, आगे बात करते हैं, इसको ये मानसून को प्रभावित करता है।
दोनों दोनों क्षेत्र के अलग अलग जलवायु कर देता है, ठीक है, इसलिए। और हिमालय पर्वत हो गया, हमारे मानसून को क्या करता है, प्रभावित करता है, जलवायु को प्रभावित करता है। यह एक भौतिक अवरोध, ठीक है, अवरोध मतलब रुकावट के रूप में कार्य करता है, जो मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है और दक्षिण पश्चिम मानसून को रोककर भारत में वर्षा कराता है। थर्ड हम लिख सकते हैं समुद्र से दूरी। भारत के तटीय क्षेत्रों में समुद्र के प्रभाव से तापमान में कम उतार चढ़ाव होता है, जबकि आंतरिक भागों में गर्मियां बहुत गर्म और ठंडी बहुत ठंडी होते हैं। मतलब कि समुद्री तट क्या होता है, समुद्र से दूरी जो हमारा आएगा, तो समुद्र से तटीय क्षेत्र पे हमारा क्या रहता है, जैसे कि हमारा मुंबई हो, गुजरात हो गया, वहां पर ना हर साल ना नॉर्मल तापमान रहता है, एक जैसा तापमान रहता है। बट हमारे जो बीच में है, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, इन सब के अंदर में हमारे क्या ठंडी, भाई ठंडी बहुत ठंडी होती है और गर्मी बहुत गर्म होती है, ठीक है। आगे करते हैं, हमारा फोर्थ है समुद्र तल से ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, ठीक है, इसलिए इसलिए हिमालय क्षेत्र ठंडा और मैदानी इलाके गर्म होते हैं। फोर्थ हम लिख सकते हैं सर्दियों में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने और गर्मियों में दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं देश के तापमान और वर्षा के पैटर्न को नियंत्रित करती है, ये जलवायु को नियंत्रित करती है। 6 पॉइंट हम लिख सकते हैं, ये पॉइंट हम लिख सकते हैं 6 पॉइंट के अंदर में, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको यहाँ तक वीडियो डिस्कशन में आ गया होगा। बस हमारे इतने क्वेश्चन थे, हमने पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन सारे के सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इनके आने के सवाल आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो अब आगे की बात करते हैं, मैप की बात करते हैं। मैप के आपको पता ही होगा 5 मार्क का आपका वर्ल्ड का मैप आता है, ठीक है, 5 मार्क वर्ल्ड का और 5 मार्क का इंडिया का मैप, ठीक है। तो मैंने दो इंडिया के मैप के लिए, वर्ल्ड के मैप के लिए मैंने क्या करा है, सेपरेट वीडियो बना दिया, ये रहा देखो। वर्ल्ड के मैप के लिए मैंने क्या करा है, वर्ल्ड के मैप के लिए सेपरेट वीडियो मैंने बना दिया है। ये आपका 10 से 15 मिनट का वीडियो है, लंबा वीडियो नहीं है, 10 से 15 मिनट का वीडियो है। इसमें मैंने जितने भी आपका मैप का सिलेबस, पहले सिलेबस किया है, ठीक है, फिर सिलेबस के अंदर में जो जो आपके मैप्स के अंदर में आ रहे सबको मैंने आपके वर्ल्ड के मैप के अंदर में सबको प्लॉट आउट करके चिन्हित करके मैंने लगा दिया है। इस वीडियो को देख लेना, इस वीडियो से जो भी मैंने इस वीडियो में कहा होगा उसको प्रैक्टिस कर लेना, आपके 10 में से 10 पूरे पक्के हो जाएंगे। ये तो वर्ल्ड का मैप हो गया, ठीक है। इंडिया के मैप के लिए भी मैंने एक क्या करा है, एक सेपरेट वीडियो बना दिया है इंडिया के मैप के लिए। तो 5 मार्क्स ये वीडियो को भी, सो ये भी 10 से 15 मिनट का वीडियो है, देख लेते हो, यहाँ से भी 5 मार्क पूरे पक्के हो जाएंगे आपके वर्ल्ड के मैप के अंदर, आपके इंडिया के मैप के अंदर में। तो फटाफट से देख लो, वीडियो का लिंक आपको मैं इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। और इससे पहले के जो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 के वीडियो का लिंक भी आपको दे दूंगा मैं। तो फटाफट से जाओ, वीडियो को देखो और अपने एग्जाम की तैयारी फटाफट से जल्दी से बहुत बढ़िया तरीके से करो। आपको आगे भी और क्वेश्चन पेपर आपको मैं कराऊंगा, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। आपसे वीडियो ना, आपसे स्टूडेंट ने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को कमेंट नहीं किया, वीडियो पे कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पे सेट करना, क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहता हूं। तो फटाफट से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ठीक है, दबा के करो, फटाफट से करो, ठीक है। बहुत ज्यादा मेहनत लगता है वीडियो बनाने के अंदर में, प्लीज 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 ज्यादा से ज्यादा करो, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं जल्द से नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। तब तक ले टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।